हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th साइंस सैम्पल पेपर जो रिसेंटली रिलीज़ करा है सीबीएसई ने। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हम पहले करा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो सेक्शन डी में है क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन चॉइस का है। इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दे रखा है, जिनमें से आपको एक करना है। तो सेक्शन ए में दे रखा है, कीर्ति थिंक्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, कृषि थिंक्स इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जस्टिफाई विद वेरिड रीजनिंग हुज थिंकिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, कीर्ति सही सोचती है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन्स, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ये सीरीज पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, न कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है, एक तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ सकेंगे एक्चुअली में होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने, तो इसका सॉल्यूशन होगा, एक एग्जाम्पल से हमें पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने ले लिया एथेन, एथेन को दिखा देता है हमने क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर होगा क्या, ये तो, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन एटम एक जगह बना लेता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरे एटम के साथ क्या बनाएगा, HCl बना देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन एटम ने अपनी जगह दे दी, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके, यानी सब्स्टिट्यूट कर लिया उसको। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एथीन का। एथीन में क्या है, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एटम हो गए। तो ये हो गया हमारा एथीन। इसके साथ भी हम क्लोरीन एटम की रिएक्शन कराएंगे, मतलब क्लोरीन की। तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया। अब हमें क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ब्रेकअप हो जाएगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाएंगे, मतलब कि कार्बन जो कि डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों से कार्बन एटम क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो होगा क्या, ये क्लोरीन एटम आ गया, एक क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्लोरीन एटम और कार्बन के बीच में क्या हो गया, कोवेलेंस, ये तो सिंगल बॉन्ड आ गई क्लोरीन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहाँ पर से साफ साफ पता लग रहा है कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही दे सकते हैं, ये इसका जस्टिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, मेथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। कमेंट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉग्स ऑफ ए गिवन होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोनों को फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसका कारण क्या है, मेथेन प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज, पहला पॉइंट है, बोथ ऑफ देम आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सो दे अंडरगो कंप्लीट कंबशन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं, कंप्लीट कंबशन हो जाता है उनका, इसलिए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। सेकेंड रीजन क्या है, रिलीजेस हाई हीट एंड क्लियर फ्लेम, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है।
इस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एलपीजी है और सीएनजी है, इसमें कौन सी गैस, सीएनजी में मीथेन इस्तेमाल होती है और एलपीजी में ज़्यादातर क्या होती है, प्रोपेन इस्तेमाल होती है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन। अब होमोलॉग पहले क्या आता है, मेथेन आता है, फिर क्या एथेन और प्रोपेन। तो ये बता रहा है कि प्रोपेन से पहले जो आता है उसका हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका, एथेन का हो जाएगा, ये हो गया, ये पहले आप इसका स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन दिखाने आपको। कार्बन का एक एटम ऐसे दिखा लेते हैं, एक एटम ऐसे दिखा देंगे, ये एक एटम दिखा दिया, एक एटम ऐसे यहाँ भी दिखा देंगे, चार जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दिखा दिए, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दिखा देना आपको ऐसे, ये और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या दिखा देना आपको, 8 इलेक्ट्रॉन को सर्किल कर दीजिए, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉनों को सर्किल कर दिया हमने, और इधर भी 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉनों को इधर भी सर्किल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा एथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। और भी पूछ रहा क्वेश्चन में, गिवन इन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉग्स ऑफ ए गिवन होमोलॉगस सीरीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। एक तो क्या होता है सबका सेम जनरल फार्मूला होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एल्केन। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये सारे एल्केन का फार्मूला यही होता है, चाहे मेथेन ले लो चाहे एथेन ले लो, चाहे सबका एक जैसा जनरल फार्मूला होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मान लिया, सपोज करो कि एथेनॉल बनाना है तो OH ग्रुप है, तो एल्केन में अगर के साथ OH जो है ऐड होगा तो क्या होगा, मैथेनॉल बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और प्रोपेन के साथ करेगा तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेन के साथ तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई होमोलॉगस सीरीज की। ये 2 पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई ए मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। तो उसका रीजन आपको ऐसे दे देना है, आंसर लिखना आपको, एथाइन गिव्स ए मोर इंटेंस एंड हॉटर फ्लेम व्हेन बर्न्ड विद प्योर ऑक्सीजन कंपेयर टू व्हेन बर्न्ड विद एयर बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विच लीड्स टू मोर कंप्लीट एंड इफिशिएंट कंबशन। तो बच्चों एथाइन, एक तो एथाइन क्या है, हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। तो जो इसका एक्विवेलेंट है किसमें, एल्केन में, एथेन, उससे उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है। दूसरी चीज़ है कि ऑक्सीजन के साथ में कंप्लीट कंबशन दे पाएगा। आम तौर पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। एथाइन भी एक क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसके लिए प्योर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है ताकि ये कंप्लीट कंबशन दे सके। तो इससे क्या होता है, इंटेंस हीट निकलती है ऑक्सीजन के साथ में, और अगर एयर के साथ में कर दिया जाए तो एयर के साथ में जो रिएक्शन होगी इसकी, तो क्या होगा, क्योंकि एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनेगा, वाटर भी कम बनेगा और हीट भी कम निकलेगी। जबकि हमें वेल्डिंग और कटिंग टूल्स बनाने हैं तो उनके लिए हमें कम से कम इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए एथाइन के साथ। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रिस्पेक्टली
विच वन ऑफ ए और बी विल यू प्रिफर एज ए क्लींसिंग एजेंट वाइल यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर हैंड पंप। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो बात कर दें, जो हिंट इसने दे रखा है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सोप, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन होता है, सोप होता है। और जो हिंट दे रखा उसने कि सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, तो वो इसका मतलब क्या है, वो बी वाला जो है डिटर्जेंट है। ए आपका सोप है, बी वाला डिटर्जेंट है। अब रही बात ग्राउंड वाटर में वॉशिंग करने के लिए हम कौन सा प्रीफर करेंगे, सोप या डिटर्जेंट। तो ग्राउंड वाटर में क्या होते हैं एक्चुअली में, हाई लेवल्स ऑफ डिजोल्व मिनरल्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। व्हेन सोप इज़ यूज्ड इन हार्ड वाटर, अगर सोप को यूज़ करा जाए हार्ड वाटर में तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो कि आप बनाते हैं आयंस रिएक्ट करके, सोप के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम सोप स्कम कहा जाता है। अब जो डस्ट है, अगर मान लिया ये क्लॉथ के सरफेस में डस्ट है तो बाहर से एक फिल्म बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ये तो कांटेक्ट वाटर के और डल्ट के बीच में, कांटेक्ट के बीच में क्या गया, यहाँ पर आ गई एक फिल्म। तो इसका मतलब डल्ट वाटर के साथ डिजोल्व नहीं हो पाएगा और वो साफ ढंग से नहीं हो सकता। इसकी वजह से डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट में मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन जो है डिजोल्व हो जाते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं। इस प्रकार से वाटर में वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसलिए जो है डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है। तो सॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ डिटर्जेंट की प्रेजेंस में, और इसलिए हार्ड वाटर में भी हम क्या कर सकते हैं, डिटर्जेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है एलोबरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींसिंग एक्शन, इलस्ट्रेट मिसेल विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो आपको क्या करना है, क्लींसिंग एक्शन बता देना है। तो इसका आंसर होगा द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इट्स यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर which helps remove dirt and grease effectively. Soap molecules have two parts. तो एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसका, एक क्या होता है सोप का, हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो सोप मॉलिक्यूल्स होता है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग बट ऑयल अट्रैक्टिंग। तो ऑयल के साथ डिजोल्व होता है एक पार्ट और एक पार्ट होता है वाटर के साथ डिजोल्व। दिस स्ट्रक्चर अलाउज सोप टू इंटरैक्ट विद बोथ वाटर एंड ऑयल्स। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है तो वाटर और ऑयल्स के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। व्हेन सोप इज मिक्सड विद वाटर एंड अप्लाइड टू ए ग्रीसी सरफेस, द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ द सोप molecules are attracted to the oil or grease while the hydrophilic heads stay in the water. The soap molecules surround the oil droplets, forming spherical structures called micelles, where the tails face inward, trapping the oil, and the heads face outward, interacting with water. These micelles suspend the grease in water, breaking it into smaller droplets that can easily rinsed away. The grease, now surrounded by the soap molecules, no longer sticks to the surface, making it possible to wash it off completely with water. तो होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर से आप समझ लो इसको, ये है क्लॉथ के सरफेस में मान लिया सपोज करो ये डस्ट लगा है, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है, या समझो कि ऑयल है या ग्रीस है, जो भी है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, एक मिसेल बन जाती है स्फेरिकल शेप में। तो ये मॉलिक्यूल्स से सराउंड हो जाता है डस्ट, और इस प्रकार से ये क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक है जो पानी में डिजोल्व है, और ये वाला एंड ये ग्रीस है। ग्रीस क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक एंड जो है ये डिजोल्व होता है हाइड्रोकार्बन में, इसका ये एंड हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व होता है, ये वाला वाटर में डिजोल्व होता है। तो इस प्रकार से चारों तरफ ये मॉलिक्यूल्स घिर जाते हैं डस्ट के चारों तरफ, और इस प्रकार ये जो डस्ट है ये पूरा स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है,
मतलब स्फेरिकल ड्रॉप्स के अंदर ये ट्रैप्ड हो जाता है डस्ट, और इस प्रकार से बहुत सारी ड्रॉपलेट्स बनेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो क्या होता है, सोप से इमल्सिफिकेशन के जरिए जो है ये वास्ट आउट हो जाता है, और इसीलिए जो यही क्लींसिंग एक्शन है सोप का, तो कुछ ऐसा होता है। अब ये सरफेस से बाहर हो गया। अगला पार्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन एस्टर CH3COCH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को पहली बात है कि सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एस्टर है, मैथिल एसीटेट जिसको बोला जाता है, और बेस के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनेगा आपका, इसको बोलेंगे हम सोडियम मैथोनिएट। सोडियम एथोनिएट बोलते हैं। सोडियम एथोनिएट बन गया और ये बन गया अल्कोहल। तो इस प्रोसेस को जो है सेपोनिफिकेशन बोला जाता है। हालांकि सोप बनाने का ये इंडस्ट्रियल तरीका नहीं होता, लेकिन हाँ आइडिया जरूर इससे मिलता है कि ऐसे करके है। ये क्या होना चाहिए, अगर लॉन्ग चेन का है, ये लॉन्ग चेन का एस्टर है, तब इसके साथ बेस के साथ रिएक्शन करके क्या लॉन्ग चेन का ये क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, जिसको हम सोप कहते हैं। अल्कोहल तो दोनों केस में बनेगा ही। यहाँ पर खाली नोट करने के लिए है। However, this is an example of how an ester can undergo a saponification like reactions to produce an alcohol and salt to produce actual soap, fats like triglycerides। तो ट्राइग्लिसराइड का इस्तेमाल किया जाता है सोप इंडस्ट्री में सोप बनाने के लिए। तो खाली ये नोट करने के लिए था, आपने खाली इतना लिख देना आंसर में ये। अब है क्वेश्चन नंबर 35। The image below shows a banana plant which is growing with the help of suckers. These suckers are small plant stem outgrowths which can be separated from the main plant and planted separately, and they will grow into a new plant subsequently। तो आपने देखा होगा प्लांट में, ये प्लांट की जो अगल बगल जो है ऐसे उगाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, इनको सकर्स कहा जाता है। दो प्लांट के रूट से निकल सकते हैं, मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ये ग्रो हो सकते हैं, तो इनको सकर्स कहा जाता है। अब ये पहला क्वेश्चन है, गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द इमेज अबाउ। तो इसका आंसर क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको खाली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखना था, यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सकर्स इन अ प्लांट्स इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन which is a form of asexual reproduction. In this process, new plants grow from the vegetative parts of the parent plant, such as stems or roots, without involving seeds or spores. In the case of suckers, new roots, shoots emerge from the root system or the base of the stem, which can grow into a genetically identical plant. Since this type of reproduction does not involve genetic recombination, the offspring are clones of the parent plant। तो ये आइडिया के लिए था इसका आंसर, जबकि केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना चाहिए। आपको केवल इतना लिख देना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सेकंड है, लिस्ट 2 एडवांटेजेस द फार्मर्स विल हैव एंड यूजिंग द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेंशन्ड अबव। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हमें फायदे बताने हैं कि क्यों फार्मर ग्रो करता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या होती है, फास्टर ग्रोथ होती है, क्योंकि कम स्टेजेस से पास होना पड़ता है। अब सीड से रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले सीड्स होगा फिर वो ग्रो होगा, तो काफ़ी उसको क्या होगा, लॉन्ग हो गया, टाइम पीरियड लॉन्ग होगा, तो फास्टर ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलाउज प्लांट्स टू क्विकली मेक न्यू प्लांट्स। सिंस दीज न्यू प्लांट्स आर कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, they can grow well in the same conditions, helping the plant population grow faster। दूसरा है क्वालिटी, जिसको हम कह सकते हैं सेम गुड ट्रेड्स। तो वही क्वालिटी जो पेरेंट की है, अच्छी क्वालिटी का, तभी जाके वेजिटेटिव प्रोडक्शन करेगा फार्मर्स। बिकॉज द न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दे कीप ऑल द गुड ट्रेड्स। तो जैसे पेरेंट के ट्रेड्स होंगे ज़्यादातर वो क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग के भी होंगे, लाइक बीइंग स्ट्रॉन्ग or producing tasty fruits। This is helpful in farming because it means the crops will be similar and high quality। तो ये दो आपको लिख देने हैं।
थर्ड पार्ट है द अबव प्लांट प्रोड्यूसेस मेल फ्लावर्स, एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट्स विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो इसका सिंपल सा है, मेल फ्लावर्स कैन सक्सेसफुली pollinate female flowers through wind, animals or cross pollination, allowing plants to reproduce. क्वेश्चन अगला है, why is the offspring of this banana plant not absolutely identical to its parent plant? तो इसका आंसर क्या होगा? Suckers are usually identical to the parent plant because they come from its vegetative plants, but they cannot be absolute identical since they can show difference due to environmental factor, sunlight, water availability, etc., or rare mutations due to genetical error, chemical exposure or pollution. तो सकर्स क्या होता है, होते तो जैसे पेरेंट प्लांट होते हैं वैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन यह बात हो रही है एब्सोल्यूट आइडेंटिकल। एब्सोल्यूट आइडेंटिकल नहीं होते, उसका कारण क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, तो और रेयर म्यूटेशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से डीएनए में चेंज आ सकता है, डीएनए वेरिएशन होगा तो क्या होगा, कुछ ट्रेड्स उससे पेरेंट्स प्लांट से हट जाएंगे, जेनेटिकल एरर हो सकती है, केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, जिसकी वजह से डीएनए थोड़ा अलग होगा, तो उस वजह से थोड़ा सा ये पेरेंट प्लांट से अलग दिखेगा। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, द इमेज बिलो शोज द डेवलपिंग फीटस इन द मदर्स होम। द डेवलपिंग फीटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। द अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी रन इनसाइड द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये यूटेरस है, यूटेरस के अंदर क्या है, एक फीटस दिख रहा है, और फीटस की जो नाभि होती है ये यहाँ से कनेक्टेड क्या है, ये पूरा ये ट्यूब्स है, जो इन ट्यूब्स का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसके अम्बिलिकल जो कॉर्ड है इसके अंदर क्या है, अम्बिलिकल आर्टरीज है, अम्बिलिकल वीन है। तो बच्चों ये आइडिया आपको पता होना चाहिए, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के जरिए जो है जो ट्रांसफ़र होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह, ये ट्रांसफ़र होते हैं फीटस को। तो यहाँ प्लेसेंटा में जो है स्मॉल ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं विलीज। और अम्बिलिकल वीन क्या होती है, अम्बिलिकल वीन में आमतौर डेवलप्ड चाइल्ड होता है, उसमें क्या होता है, वीन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में, क्योंकि ये क्या है, प्री नाटल केस है, यानी यूटेरस के अंदर अगर जब तक फीटस रहता है तो क्या होता है, अम्बिलिकल वीन में यहाँ पर प्योर ब्लड फ्लो होता है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, फीटस तक आते हैं, और ये फीटस उस वजह से डेवलप करता है। और अम्बिलिकल आर्टरीज में क्या होते हैं, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और जो यहाँ पर प्लेसेंटा तक जाता है, यहाँ पर से विलीज के द्वारा रिसाइकिल होके दोबारा से अम्बिलिकल वीन में आ जाता है। और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसको आराम पहुँचाने के लिए होते हैं, किसको, फीटस को। तो ये तो आइडिया हो गया इतना। अब आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। नेम टू सब्सटेंसेस दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन और CO2। इफ द प्लेसेंटा हैज लेस विल्ली हाउ विल इट अफेक्ट द बॉडीज बेबीज ग्रोथ। तो अगर प्लेसेंटा में क्या होंगे, लेस विल्ली होंगे, तो क्या होगा, हैविंग फ्यूअर विल्ली इन द प्लेसेंटा कैन नेगेटिव इम्पैक्ट द बेबीज ग्रोथ। बेबीज की ग्रोथ नहीं हो पाएगी ढंग से बाई लिमिटिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, क्योंकि विल्लीज कम होंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, पूरे जो है प्लेसेंटा का सरफेस एरिया कम हो जाएगा विल्लीज कम होने की वजह से। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का जो है एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या होगा, ये बेबी को कम जाएंगे, पोटेंशियली लीडिंग टू ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा एंड अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। तो ये लिख देना आपको। अगला पार्ट है क्वेश्चन का, नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, एक्सप्लेन हाउ दिस रीजन इज एडेप्टेड फॉर नॉरिशिंग द बेबी। तो आपको इसका आंसर लिख देना है ऐसे। इस रीजन को एक्चुअली में क्या बोलते हैं, जहाँ ये फीटस होता है ये हुआ यूटेरस, और इसी को एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है।
The region where the embryo develops is the uterus endometrium. The uterus is adapted to nourish the fetus through its specialized lining, extensive blood supply, formation of the placenta, consigning amniotic fluid. Consigning amniotic fluid माने आरामदायी, यानी इससे जो फीटस होता है, जो चाइल्ड होता है, उसको आराम मिलता है, मूवमेंट फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता है, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है उसके फिजिकल ऑर्गन जो होते हैं। दूसरा मस्कुलर वॉल्स होती है इसकी, हार्मोनल रेगुलेशन, मस्कुलर वॉल्स इसको सेफ्टी पहुंचाता है, हार्मोनल रेगुलेशन के उसके अंदर जितने भी डेवलपमेंट प्रोसीजर है वो सारे होते रहते हैं। इम्यून टॉलरेंस और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो भी डेवलप करनी फीटस को। ऑल वर्किंग टुगेदर टू सपोर्ट फेटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के में जो है फीटल के पूरे डेवलपमेंट के लिए जो जो भी चीज़ होती है सब इसके अंदर होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर यानी यूटेरस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द फीटल सेल्स फॉल ऑफ इनटू एमनियोटिक फ्लूइड एंड कैन बी कलेक्टेड बाय केयरफुल प्रोसीजर। द सेल्स वर स्क्रीन एंड फाउंड टू कंटेन XY क्रोमोसोम्स। तो XY क्रोमोसोम्स वाले से क्या होता है, मेल, तो सेक्स ऑफ जो फीटस क्या होगा, मेल होगा। हाउ इज दिस प्री नाटल सेक्स डिटर्मिनेशन मिसयूज्ड। प्री नाटल का मतलब है डिलीवरी से पहले, तो डिलीवरी से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे मिसयूज करते हैं लोग बाग। सम पीपल अंडरगो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ड्यू टू देयर प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन। तो उसका कारण है प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। The above circuit is a part of electrical device. Use the information given in the question to calculate the following. तो यहाँ पर दिख रहा है जो सर्किट 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस ये R2 है, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर और 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये दो रजिस्टर पैरेलल हैं R2 और 4 ओम। 4 ओम वाले में करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर। इसी पे बेसिस पे आपने क्वेश्चनों के आंसर देने। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना होगा। अब क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है कितना है, V = 1.5 × 4, तो ये तो हो गया 6, इसका मतलब 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अक्रॉस 4 ओम होगा, और R2 के अक्रॉस भी कितना होना चाहिए, R2 के अक्रॉस क्या होगा, अक्रॉस R2 देयर विल बी 6 वोल्ट, क्योंकि ये इसी के इक्विवेलेंट होगा, ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, क्योंकि ऊपर वाले का हमें पता लग गया 6 वोल्ट, तो R2 के अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट पैरेलल होने की वजह से। अब अगला पार्ट है, तो इसका तो हमें आ गया कि 6 वोल्ट है। वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2। अब रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 1.5 चले गया, तो 0.5 इधर बच गया, तो इसका मतलब R2 के जरिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5। वोल्टेज हमें पता लगी गई 6V। अब क्या करा, R2 निकालना आपको, तो V = IR वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जहाँ पे I करंट है, करंट 0.5 हो गया, रजिस्टर क्या है R2 हमें निकालना है, V हमें पता है, तो ये हो जाएगा R2 = 6/0.5, और ये हो जाएगा 12 यानी 12 ओम। तो रजिस्टर R2 कितने का होगा, 12 ओम का होगा, ये आंसर है सेकंड का। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। तो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि इसमें वोल्टेज कितनी है, क्योंकि करंट तो हमें दे रखा 2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता करनी है। अब यहाँ पर तो 6 वोल्ट है, ये वाली कितनी थी, 6 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर हमें करंट भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, IR। तो IR का मतलब I 2 एम्पियर है, R का मतलब 2 यानी 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट तो यहाँ पर वोल्टेज होगी 2 ओम के अक्रॉस,
तो 2 ओम के अक्रॉस कितनी है, 2 वोल्ट। अब क्या है, 12 वोल्ट है टोटल। तो 12 से हम क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस R1 कितनी हो जाएगी, 12 से हम क्या करेंगे, ये और ये ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया ये, 2 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे कितनी हो गई, 2 वोल्ट हो गई। तो हमारा रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन करंट। और V कितना है, 2 हमें मिल चुका है, करंट हमारे पास ही है, तो कितना हो गया, 1 ओम। तो R1 इस प्रकार से 1 ओम आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर अबव A and B आर 2 लैम्प्स। तो ये बी पार्ट है। लैम्प्स इज रेटेड एट 12 वोल्ट 24 वाट। लैम्प B is rated at 6 volt. When lamp B operates at its rated voltage, the current in it is 3 ampere. The values of R1 and R2 are chosen so that both lamps operate at their rated voltage. Based on the above information, give answer the following. तो यहाँ पर हमें दे रखा है लैम्प ए में कितना है, 12 वोल्ट है अक्रॉस, और पावर दे रखी है, वाटेज दे रखा है इसका 24। लैम्प बी इज रेटेड एट 6 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट फ्लो हो रहा है। व्हेन लैम्प बी ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज, द करंट इन इट इज 3 एम्पियर। तो करंट कितना है, 3 एम्पियर है इसमें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब हमें क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं। द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 चूजन सो दैट बोथ लैम्प्स ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये जो हमें दे रखा है 24 वाट 12 वोल्ट, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6 वोल्ट। इसमें वोल्टेज अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, और करंट कितना है, 3 एम्पियर। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए। हमें लैम्प ए में करंट निकालना है। तो लैम्प ए में करंट कितना होगा, तो लैम्प ए में करंट होगा, P हमें दे रखा है, P दे रखा है 24 वाट, और वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। तो क्या होता है, P इक्वल टू V मल्टी I होता है। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है ए में। तो ए में करंट हो जाएगा P कितना है 24, और V है 12, तो 2 एम्पियर करंट होगा इसमें। तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया 2 एम्पियर। सेकेंड, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर की हमें रीडिंग निकालनी है यहाँ पे। तो इस कितना वोल्टेज होगा, तो हमें ये वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, और ये पैरेलल में है बी। तो बी के अक्रॉस क्या है, बी के अक्रॉस तो है 6 वोल्ट। तो बी और R2 में कितनी वोल्टेज होगी, टोटल मिला के वोल्टेज होगी ये भी 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट वोल्टेज इसलिए होगी क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में है, ए पैरेलल कम्बिनेशन है बी और R2 के साथ। तो यहाँ पर पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगी, 12 वोल्ट ही होगी। तो दोनों को मिला के 6 वोल्ट तो इधर हो गया। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, ये जो रजिस्टर दिख रहा है, ये रजिस्टर जो भी है इसका नाम R2 है, शायद R2 है। तो रजिस्टर R2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 6 वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस। 12 से क्या करना है, 6 वोल्ट सब्ट्रैक्ट करके 6 वोल्ट आ गया। तो R2 के अक्रॉस 6 वोल्टेज होगी, मतलब 6 वोल्ट। स्टेट द गिव रीजन फॉर रीडिंग ऑफ द वोल्टामीटर निकालना था। तो वोल्टामीटर की रीडिंग इसके अक्रॉस क्या होगी, R1 के अक्रॉस कितनी होगी, R1 के अक्रॉस, वोल्टामीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, किसको रीड करेगा, ये करेगा, इसकी अक्रॉस होगी 12 वोल्ट।
क्योंकि R1 को रीड नहीं करेगा, वो करेगा रीड A B R2 को, क्योंकि इसी के साथ पैरेलल कनेक्टेड है ना ये। हाँ, R1 के अक्रॉस हम जो वोल्टेज है वो निकाल सकते हैं। यहाँ दिया तो 12 वोल्ट हो गई है, 12 वोल्ट ये हो गई, 15 वोल्ट ये है टोटल, तो 12 वोल्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है जो पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो 15 माइनस 12 ये कितनी होगी, 3 वोल्ट। आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर का अपने रीजन क्या देना है, यही देना है कि A B and R2 are in parallel and parallel combination में voltage will be, so voltage across A and B R2 will be same, and voltmeter is connected parallel to them। तो रीजन यही देना आपको। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। तो रेजिस्टेंस R2 कैसे निकलेगा, जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाल चुके हैं। एक तो हम निकाल चुके हैं 6 वोल्ट कि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट वोल्टेज होगी। करंट हमें पता है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर करंट है। तो ये दोनों तो B और R2 सीरीज में है, तो करंट सेम होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर वही लगाएंगे V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला थर्ड वाले में। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I हमें पता है 3 एम्पियर, R हमें R2 है, V 6 है, तो कितना होगा, R2 की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। आंसर थर्ड वाले का आंसर 2 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। तो R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन निकाल चुके थे कि 3 वोल्ट करंट उसके अक्रॉस हो रहा है। इसके अक्रॉस 3 वोल्ट का वोल्टेज होगा, 3 वोल्ट का वोल्टेज इसके अक्रॉस है, और करंट कितना होगा, यहाँ पर करंट कितना होगा, यहाँ पर करंट हम 2 एम्पियर ले चुके हैं। 2 एम्पियर यहाँ है, यहाँ 3 एम्पियर है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 5 एम्पियर। इसका मतलब टोटल सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो 5 एम्पियर का करंट है, I इक्वल टू 5 एम्पियर। अब क्या निकालना है, R1 की वैल्यू निकाल देनी है। तो R1 कितना होगा, V ये हो जाएगा फोर्थ वाले का आंसर, V इक्वल टू आई आर। तो I हमें पता है 5 एम्पियर है, R कितना है हमें निकालना R1, और V कितना है ये है। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 यानी 0.6 ओम आंसर। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।